नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज आया कोरोना का एक नया मामला। 238 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर काठगोदाम और हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेनें। कुमाऊं मंडल के 1400 और गढ़वाल मंडल के 1200 प्रवासी पहुंचे उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। कल मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम ने कहा, हमें आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नए आयामों को करना होगा स्थापित। और चंपावत जिले के सौज गांव के युवाओं ने बना डाली लॉकडाउन में 1 किलोमीटर सड़क। श्रमदान कर लॉकडाउन में गांव को दिलाई वर्षों की समस्या से निजात। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना का आज एक नया मामला सामने आया है। नैनीताल जिले में गुड़गांव से हल्द्वानी पहुंची एक युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से 238 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज जांच के लिए 365 सैंपल और भेजे गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 69 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 46 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की रिकवरी दर लगभग 68% है। देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासियों को लेकर आज एक विशेष ट्रेन हरिद्वार पहुंची। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से अपने राज्य लौटे लोगों ने हरिद्वार पहुंचने पर सरकार का धन्यवाद दिया। बताते चले कि काठगोदाम के बाद राज्य में दूसरी ट्रेन आज गढ़वाल मंडल के लोगों को लेकर पहुंची है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि महाराष्ट्र से करीब 1400 प्रवासी इस ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां आने वाले सभी प्रवासियों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद अलग अलग बसों से गढ़वाल में उनके गृह जनपदों के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। सरकार की ओर से ऋषिकेश नगर निगम की मेयर अनिता ममगाई ने सभी प्रवासियों का स्वागत किया। कुछ पढ़ने तो कुछ रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें घर आने में परेशानी हो रही थी। वहीं परिवहन सचिव शैलेश बकौली ने बताया कि आज देर रात सूरत से एक और ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी, जबकि बेंगलुरु से हरिद्वार के लिए आज एक स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी नागरिकों को लेकर रवाना हो गई है, जो कल देर रात पहुंचेगी। गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन साइट जारी हुई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद हमें मैसेज आया एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद फिर हमें एक मैसेज आता है, अगर आपको घर जाना है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके वेरिफिकेशन कराओ, मेडिकल टेस्ट कराओ। तो हम वहाँ पुलिस स्टेशन जाके हमने एक ऑफलाइन फॉर्म फिल किया था और एक ऑनलाइन भी किया था। वो प्रोसेस करने के बाद एक दिन हमें कॉल आता है कि आपका कल ट्रेन है, आप यहाँ पे आकर टोकन नंबर लेकर जाइए। सर वहाँ पे 2 महीने हो गए, तो लगभग 2 महीने होने वाला था। सर हमें तो बहुत अच्छा लगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, पानी पुनी सब कुछ मिला। मैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पे रह रहे थे वहाँ भी सब कुछ व्यवस्था थी खाने पीने की। हमारे मालिक ने भी कोई कमी नहीं की, पैसे दिए, सब कुछ दिए, किराया दिया घर जाने का, कोई कुछ नहीं हुआ। सरकार के प्रयास के बाद पहली ट्रेन गुजरात के सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर कुमाऊं मंडल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब ट्रेन कल देर रात काठगोदाम स्टेशन पर पहुंची तो प्रवासियों के चेहरे पर अपने राज्य में सकुशल लौटने की खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। सुरक्षा की दृष्टि से हर डिब्बे को एक साथ न खोलकर थोड़े थोड़े अंतराल में खोला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिला। यहाँ पे प्राइम इम्पोर्टेंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, वाइल डी बोर्डिंग और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स जितने भी किए गए हैं उसमें जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाए। मेडिकल परीक्षण उपरांत और उनकी डॉक्यूमेंटेशन उपरांत उनको जो दूर के यात्री हैं उनको स्टेडियम में उनका स्टे अरेंजमेंट किया गया है, कोलापर स्टेडियम में। और जो हमारे नैनीताल के यात्री हैं उनको हमने पृथक से 3 पानी में अरेंजमेंट किया है, जिनको ये कोशिश रहेगी कि आज ही उनको हम घर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। वहीं प्रशासन ने प्रवासियों के लिए 40 बसों का इंतजाम किया। प्रवासियों को आने के बाद हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ठहराया गया। थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका विस्तृत ब्यौरा लेने के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। इस विशेष ट्रेन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के यात्री शामिल हैं।
यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं सबसे पहले तो इनका मेडिकल यहाँ पर चेकअप किया जाता है। जैसे बागेश्वर वाले हैं उनकी एक परीक्षण करके पहले उनको अलग अलग बसों में, जैसे बागेश्वर वाले हैं उनको बागेश्वर भेजा जाता है, अल्मोड़ा वालों को अल्मोड़ा भेजा जाता है और पिथौरागढ़ वालों को पिथौरागढ़ भेजा जाता है। वैसे ही जो बाकी जिलों में रहने वाले हैं सभी की सेपरेट उनका परीक्षण करके उनको यहाँ से भेजते हैं हम लोग। वहीं आज सूरत से काठगोदाम तक रेल पहुंचने के बाद वहां से 17 बसों के माध्यम से 417 और देहरादून से 37 प्रवासी बागेश्वर जिले में पहुंचे। इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन के लिए भेजा गया। लॉकडाउन में घर जाने की छूट मिलने के बाद अभी तक महानगरों और राज्य के भीतर गुजर बसर कर रहे बागेश्वर जिले के 3,557 लोग अब तक बागेश्वर जिले में पहुंच चुके हैं। गाँव से हम लोग कल चले थे और फिर कल नाइट में हल्द्वानी में रुके थे, हल्द्वानी में स्टेडियम में, तो वहाँ पे सोने की ये वो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। और बाकी उसके बाद सुबह हम लोगों को सैनिटाइज बस में बिठा के बागेश्वर लाया गया। मैं सूरत से अभी आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ। यहाँ से बढ़िया व्यवस्था की गई थी, रास्ते में भी खाने की व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और हल्द्वानी से हम बस में आए हैं, अभी बागेश्वर में पहुँचे हैं। टैक्सियों और निजी वाहनों से भी विभिन्न स्थानों से लोग बागेश्वर लौट रहे हैं। सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रास्ते में खाना पीना नहीं मिला, पानी आने नहीं मिला और बागेश्वर में भी आए, यहाँ भी खाना नहीं मिला सब। बिलौना बस अड्डे और बिलौना स्थित एक निजी स्कूल में बसों और बाहर से आने वाले यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते अभी तक बागेश्वर जिला ग्रीन जोन बना हुआ है। अभी जो हमारा रोडवेज है महर्षि विद्या मंदिर, यहाँ पे आज हमें सूचना मिली थी कि हमारी टोटल 11 बस में लगभग 450 के लगभग यात्री आने वाले हैं जो ट्रेन से सूरत से आए हैं। इसमें से अभी तक 11 बसें आ चुकी हैं, लगभग 400 यात्री आ चुके हैं और एक समय में हम एक ही बस के यात्रियों को आवागमन के लिए अलाउ कर रहे हैं और अन्य यात्रियों को हम जब एक व्यक्ति एक गाड़ी का कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद ही हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को लेकर अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में 15 मई तक अपने विचार साझा करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही हमें आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नए आयामों को स्थापित करना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। इसके तहत पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन, फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत नर्सिंग ऑफिसरों ने कोविड-19 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का पुष्प वर्षा कर हौसला बढ़ाया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसरों ने जन जागरूकता स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से कोविड-19 में अग्रिम पंक्ति में मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। अपनी इच्छा शक्ति से लॉकडाउन के समय का सही पालन करना कोई इन युवकों से सीखे, जिन्होंने 1 किलोमीटर की सड़क खुद बना डाली और वर्षों से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों को राहत प्रदान की है। हम बात कर रहे हैं चंपावत जिले के सौज गांव की। यहां के 11 युवाओं की टीम ने लॉकडाउन में सड़क से वंचित अपने गांव तक 1 किलोमीटर सड़क खुद ही तैयार कर दी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बाद भी सौज गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। गांव की अधिकतर आबादी को सड़क के अभाव में अपने घरों से 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने वाहनों को खड़ा करना पड़ता था। इस कठिनाई को देखते हुए जीआईसी तांबली के शिक्षक इंदुवर जोशी ने युवाओं को एकजुट कर लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए श्रमदान से सड़क का निर्माण शुरू किया। हमारे मन में एक चीज थी कि हर जगह सड़क जा रही है, सुविधाएं जा रही है और हमारा गांव पिछड़ रहा है। तो इस मुहिम में हमने देखा कि गांव में आज जैसे कोई बीमार हो जाता है तो बीमार को ले जाने के लिए जवान प्रवास कर चुके हैं, बेरोजगार बाहर गए हैं रोजगार के लिए, तो गांव में कंधे भी नहीं मिल पाते हैं। किस तरीके से उनको हॉस्पिटल असुविधाएं होती हैं। तो एक प्रयास किया हम लोगों ने, 11 लोगों की एक टीम बनाई, जिन्होंने एक स्वप्न लिया कि हम किसी भी तरीके से गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने सड़क निर्माण पर काम शुरू किया और आज के दिन में
दोपहिया वाहन गांव पर हैं और चौपहिया वाहन के लिए भी काम हो चुका है। प्रेरणा मिलने से युवाओं ने घटोत्कच मंदिर के पास से पैदल रास्ते का चौड़ीकरण कर उसे सड़क में तब्दील कर दिया। युवाओं ने बताया कि करीब 500 मिट्टी के भरे हुए कट्टों से एक अस्थायी पुलिया का भी निर्माण किया गया है। उनने हमें सुझाव दिया कि क्यों ना इस लॉकडाउन की अवधि में समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने गांव के लिए एक मार्ग बनाएं जिससे कि हमारे वाहन गांव में आ सकें। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके द्वारा सुझाए गए जो भी उनने सुझाव दिए हमें, उनके अकॉर्डिंग हमने काम किया और अभी हमने इतनी रोड बना दी है कि हम दोपहिया वाहन गांव में ला पा रहे हैं। वहीं गांव के बुजुर्ग खीम सिंह बताते हैं कि सड़क न होने से सबसे ज्यादा दिक्कत किसी व्यक्ति के बीमार होने पर आती थी, जिन्हें कंधों में उठाकर संकरीले मार्गों से मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता था। यहाँ रोड तो है ही नहीं, पैदल मार्ग भी मतलब वो नहीं है, खड़ंजा नहीं है, यहाँ है सीसी मार्ग नहीं है और रोड भी नहीं है। तो हमने मतलब ये मकान बनाया तो 1.5 लाख रुपया मेरा ढलान में लगा खेतरों में। अब ये लोगों ने बना रखा है आजकल, मतलब ये रास्ता छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है। सड़क निर्माण करने से उत्साहित युवा अब भविष्य में हिडिंबा मंदिर तक सड़क बनाने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में घटोत्कच बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को हिडिंबा मंदिर तक आने में आसानी होगी, जिससे इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिथौरागढ़ जिले के मोस्ट मानू और विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में प्रयोग के लिए लगाए गए ट्यूलिप अब खिल गए हैं और चारों ओर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ग मीटर में उद्यान विभाग के द्वारा 25,000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए थे, जिनमें ट्यूलिप की लगभग 9 प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं। प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि लॉकडाउन के कारण पर्यटक अभी इनका दीदार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग ट्यूलिप गार्डन को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार ट्यूलिप गार्डन को यूं ही बरकरार रखती है तो इससे पिथौरागढ़ में पर्यटन गतिविधि को देश दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। जो ट्यूलिप गार्डन सरकार ने अभी यहाँ बनाया है वो बहुत ही बढ़िया सरकार का एक प्रयास है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो बनाया गया है, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर सरकार इसको लगातार अगर जारी रखे इसको तो पिथौरागढ़ का जो पर्यटन है वो भी देश और दुनिया के मानचित्र में आएगा। वहीं इस क्षेत्र में पहली बार प्रयोग के तौर पर स्थापित किए गए ट्यूलिप गार्डन की कामयाबी से उद्यान विभाग भी बेहद खुश है। विभाग का कहना है कि इसकी कामयाबी के बाद अब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन बनाने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है। ऐसे में अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। जो ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया वो दोनों जगह लगभग 1000 वर्ग मीटर में लगाया गया। इसमें जो बल्बों की संख्या है वो लगभग 25,000 रही है और इसमें 9 प्रजाति रोपित की गई। इसमें क्वीन ऑफ नाइट जो प्रजाति है वो सबसे लंबे समय तक फूल देखा गया। और फ्लावरिंग की जब बात करें तो ये मार्च के पहले वीक से शुरू हुआ। भविष्य में इसकी प्लानिंग की जा रही है और करीब चंडाक के पास में फॉरेस्ट लैंड है, वो हैंडओवर पर्यटन विभाग कर रहा है, उसमें प्लान है। हिमालय की संपदा समृद्धि को बनाए रखने और हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए एक समूह का गठन किया गया है। देश के 13 हिमालयी राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ये संघ समय समय पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को प्रेषित करता है। गौरतलब है कि नीति आयोग ने भी इस संघ की सिफारिशों को अपनी संस्तुति प्रदान की है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने बताया कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीति आयोग की अध्यक्षता में समूह की बैठक हुई, जिसमें भारतीय हिमालयी क्षेत्र के परिभाषित विषयों पर चर्चा हुई। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें महिला श्रमिकों का, जो महिलाएं काम करती हैं उनका जो आर्थिक आंगणन है वो कैसे हो। दूसरा जो इसका क्षेत्र है वो है यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी और उसको मार्केटिंग से कैसे जोड़ा जाए। फिर तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्षेत्र है वो है लाइवलीहुड जनरेशन का, मतलब आजीविका संवर्धन
और किस तरह से जो पलायन है उस पे रोक लगे। चौथा क्षेत्र है इसमें एक इको फ्रेंडली टूरिज्म का विकास करना, ताकि वो भी आजीविका का उपार्जन करने में सहायक हो सके। और पांचवा जो इसमें जो क्षेत्र है वो है वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर के लिए मतलब जल संरक्षण के लिए योजनाएं और जल संरक्षण के कार्य। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज आया कोरोना का एक और नया मामला, 238 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर काठगोदाम और हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेनें। कुमाऊं मंडल के 1400 और गढ़वाल मंडल के 1200 प्रवासी पहुंचे उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। कल मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम ने कहा, हमें आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नए आयामों को करना होगा स्थापित। और चंपावत जिले के सौज गांव के युवाओं ने बना डाली लॉकडाउन में 1 किलोमीटर सड़क। श्रमदान कर लॉकडाउन में गांव को दिलाई वर्षों की समस्या से निजात। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।